योगी जी चुन के आ गए ना। तो योगी जी ने विकास किया था ना, जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश बढ़ी थी। बस उन्होंने बोला था जिसने हमारा नमक खाया है, यानी नमक यानी क्या, अनाज दिया और वो फुकट के पैसे दिए, क्रेडिट किया, डीबीटी अकाउंट में पैसे डाला, तो लोग उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हेल्थ सर्विसेज अभी भी उत्तर प्रदेश में वनरेबल है। हाँ, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट आए नहीं। Hello and welcome to Dialogue at Nation. I'm Radhika Dhawan and today I'm in conversation with and senior advocate Kishore Tiwari. सर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के या फिर उत्तराखंड, गोवा या फिर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हरीश रावत जो है, ये लोग सब अभी तक ट्रेल कर रहे हैं। अभी तक इनमें से कोई भी जीता नहीं है। तो हाउ डू यू लुक एट दिस? इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज के हैं ये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुझे तो चन्नी तो दोनों ही मतदार संघ से हार गए जी। और कैप्टन भी हार गए ऐसा मालूम पड़ा। हरीश रावत साहब भी हार गए, ये भी अभी आ गया। तो देखिए, ये चुनाव भारत के परिप्रेक्ष्य में याद रखे जाएंगे। लोग जैसे सब एग्जिट पोल के भी खिलाफ जाकर बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामाजिक समीकरण और जाति समीकरण जो अखिलेश ने इस वक्त बनाए हैं, और एसपी गठबंधन जो था बड़ा महागठबंधन, वो जीत जाएगा ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन जो प्रचार मोदी जी ने किया तो उसमें उन्होंने बोला कि हम लोक कल्याणकारी जो योजना है, उसकी बात उन्होंने की। दूसरा, जो पंजाब में मैं देख रहा हूं, तो पंजाब के अंदर भी जो अकाली और कांग्रेस, इनको अल्टा पलटा के लोग देते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों को ही निकाल कर फेंक दिया है, उठाकर फेंक दिया है। तो एक जो आपको जगह मिली है वो 92 हो चुकी है ना। तो ऐसा है कि अनप्रेसिडेंट जगह उनको मिली है। और बीजेपी को यूपी में पहली बार ही एक सीएम दूसरी बार आ रहे हैं। तो इससे पॉजिटिव बात यही है कि मोदी का चरिश्मा अभी भी बना हुआ है। दूसरा, जो नमक की बात करके वो चुनाव लड़े थे, तो इसका मतलब आप शिक्षा, रोजगार या गरीबी या पिछले लोगों को राहत देते हैं तो लोग आपके प्रति वफादार रहते हैं। तो पहली बार तो मैं जो रिपीट हुए हैं बीजेपी के 4 राज्यों में, उनको वो करता हूँ। और कांग्रेस ने जो एडिशनल राज्य खोया है अभी पंजाब, तो आप वहां आई है, तो आपका ये जो एंट्री है अदर देन दिल्ली, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। दिल्ली में जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक वगैरह चालू किया था, वो वो पंजाब में वो करे, ऐसी मेरी इच्छा है। दूसरा, राजनीति में धंधा बोल के पेट भरने के लिए आए हुए लोगों को अपनी अपनी जगह दिखाई जा रही है। दबंग लोग आएंगे, जाति के समीकरण पे चुन के आएंगे, ये चीज तो बहुत ही गंभीर है। तो इलेक्शन अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह, परंतु ये राजनीति के अंदर जो उटपटांग लोग आ चुके हैं, उनको उठाने की प्रक्रिया अगर चालू हुई है तो इसका तो स्वागत ही करना चाहिए। उटपटांग मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, क्या होता है राधिका जी कि ये पैसे देने वाले या दबंग लोग या गुंडे लोग ये राजनीति में आ चुके हैं, और ये लोग सत्ता हथिया लेते हैं और सत्ते में आ जाते हैं, जैसे माफियाज आ जाते हैं। तो इन लोगों को हटाकर, जैसे पंजाब एक बहुत बड़ी चीज है ना, पंजाब या बुलडोजर वाली, बाबा का बुलडोजर वाली बात थी, तो लोगों ने पसंद किया ना। अब क्या है, आ, ऐसा हुआ कि लोगों को वो चीजें पसंद आई कि आप दबंग लोगों को या गुंडे लोगों को या फिर माफिया लोगों को सबक सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिवली लेना चाहिए। और जो पार्टियां हारी है उन पार्टियों ने काम करना चाहिए। और वैसे अगर आप देखते हैं तो यूपी में 60
62 सीटें बीजेपी की कम हुई है, तो थोड़ा सा मोदी का भी ग्राफ कम हुआ है। अगर 5 साल अखिलेश फिर से ड्राइंग रूम में नहीं जाएंगे और बाहर काम करेंगे, या 24 तक भी 2 साल भी काम करे, तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदल जाएगी। लेकिन एक बात है कि राज्यसभा में आपकी एंट्री बहुत बढ़ने वाली है। आपके तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे और उधर से सपा के भी 3 आने वाले हैं। तो मोदी जी का रास्ता ऐसे ही डिफिकल्ट है। मणिपुर और गोवा और ये इसके तो मोजने के काम के है, लेकिन जो उत्तराखंड में वापस आ रहे हैं, इसको भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि इतने मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी अगर मोदी जी के करिश्मा से आए होंगे तो वो भी बात है। लेकिन विपक्ष जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर है, उन्होंने सरकार में काम कैसा करना चाहिए, इस पर भी फिर से बात होनी चाहिए। और मैं तो पॉजिटिव लेता हूं, क्योंकि हम तो एक्टिविस्ट लोग हैं। हमको हमको तो लोगों के समस्या छुड़ाने में इंटरेस्ट है। लेकिन जिस प्रकार की सरकार और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसमें जितने भी प्रॉमिसेस मोदी ने किए थे, वो कोई, जैसे आप भी देखो, योगी जी चुन के आ गए ना, तो योगी जी ने विकास किया था ना। जीडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश बढ़ी थी। बस उन्होंने बोला था जिसने हमारा नमक खाया है, यानी नमक यानी क्या, अनाज दिया और वो फुकट के पैसे दिए, क्रेडिट किया, डीबीटी अकाउंट में पैसे डाला, तो लोग उसको भी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन हेल्थ सर्विसेज अभी भी उत्तर प्रदेश में वनरेबल है। हाँ, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट आए नहीं। तो दो कॉन्ट्रास्ट है। पंजाब में मैं बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल चल गया, और अभी चला नहीं है, ने उसको लोगों ने पसंद किया है। दिल्ली में तो उन्होंने आने दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और ही दिख रहा है कि कमंडल वाला जो राजनीति थी, या जाति के समीकरण की जो राजनीति थी, उसके समीकरण को लोगों ने सामाजिक न्याय के समीकरण से हटा दिया है। तो देखिए, लेकिन एक मैं एनालिसिस देख रहा था कि बसपा को सीटें कम मिली है, लेकिन बसपा के वोट 12% के ऊपर ही रहे और 13% के आसपास आए। इसका मतलब क्या था कि हम सोच रहे थे कि बसपा का वोट परसेंटेज अगर कम होता है तो सपा चुन के आ जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बसपा ने सपा को रोका है। सपा के अलायंस की आप बात कर रहे हैं तो उनको मिल रही है 140 सीटें, लेकिन 114 ही सीट इनको मिल रही है। किसको? सपा को। और अलायंस को ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब सपा को ब्लॉक करने का जो बीजेपी की टीम भी बना के था, वो सक्सेसफुल हुआ है। और लेकिन लीव अपार्ट ऑल दिस थिंग, योगी जी जीते हैं। योगी जी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी कैंडिडेट ने मार्जिन बहुत रखी है, तो उनका तो समर्थन ही करना चाहिए, और अभिनंदन मैं जीते हुए सबका करूंगा। नहीं, बट उत्तर प्रदेश में जैसे हाथरस हुआ था या उन्नाव रेप केस भी था, तो ये ऐसे इतने बड़े इंसिडेंट्स थे, बट फिर भी इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लखीमपुर इंसिडेंट एक बहुत बड़ा रिसेंट में हुआ था। हाँ, देखो, लखीमपुर तो जो कुछ हुआ था वो तो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन लखीमपुर के चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ तो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट तो अच्छे मिले हैं, अगर पिछड़ रहा है फिर भी। लेकिन बात ऐसी है कि ग्राउंड रियलिटी जो है कि अपोजिशन किसी भी चीज को बहुत प्रोपेगेंडा करे और सारी चीजें सरकार के मत्थे मार दे, हाँ, तो जनता जनता को नागवार भी गुजरता है। तो ऐसा था कि आज के इसमें तो ऐसा लगता नहीं कि सेकंड बार अगर योगी जी आ रहे हैं और 325 के जगह पे वो 350 250 पे आ जाएंगे, तो 70 वोट तो कम, 70 सीटें कम हुई है। लेकिन पिछले वक्त वो यादव बेल्ट में आ गए थे, या मुलायम सिंह यादव ने जो नर्सिंग की थी उस बेल्ट में आ गए, तो उन्होंने अपनी चीजें ले ली। लेकिन सपा सपा यह यूपी के अंदर, या अखिलेश यूपी के अंदर, हाँ, बीजेपी को चुस्त दुरुस्त
विरोध करने वाले एक नेता बोल के उभर के आ गए हैं। तो वो अखिलेश की उम्र भी कम है, अभी अखिलेश को समय भी है, तो अखिलेश ने फिर से भिड़कर काम करना चाहिए। लेकिन भाजपा, हम सोचते थे कि मोदी जी के भी 8 साल हो गए, योगी जी के भी 5 साल थे, तो कमजोर हो गई है, तो ऐसा तो नहीं नजर आया, क्योंकि उनका अंडर करंट बहुत ज्यादा था। और सोम प्रियंका जी के इसमें भी बहुत लोग आए, लेकिन कन्वर्शन तो कुछ नहीं रहा। और अखिलेश की रैलियों में भी बहुत बहुत ज्यादा लोग आए, लेकिन मोदी जी का डोर टू डोर कैंपेन या अमित जी का डोर टू डोर कैंपेन और उनका वो जैसे आखिरी वक्त स्ट्राइक रेट उनका जो नजर आ रहा है अभी रिजल्ट के अंदर, तो वो छठे और सातवें चरण में स्ट्राइक रेट उनका 80 से 82% रहा। इसका मतलब हारी हुई बाजी उन्होंने जीत के ला ली। एक 80 सीटें हमारा सपा की कम कर दी। तो ये सब कुछ तो उनके कड़ी मेहनत का है, लेकिन और कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो चुनाव को युद्ध के तरीका लड़े। हमारे लोग तो मीडिया के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ही उलझे हुए रहते। तो विपक्ष को भी सीखने की जरूरत है कि ग्राउंड में आके लोगों को राहत दे, तो ही वो चुन के आएंगे, केवल चुनाव के वक्त खड़े रहने से चुन के नहीं आएंगे। विपक्ष मतलब आपका कहना राहुल गांधी से है इस वक्त पे? अब वही तो कांग्रेस ही एक पक्ष है कि जिसके पास 5 राज्य है, और होता भी ऐसे ही है ना। क्या मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा, विपक्ष अपनी भूमिका में कमजोर रहा, इसलिए तो लोगों ने भाजपा को फिर से चुन के दिया। क्योंकि भाजपा के कई विषय ऐसे थे कि मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने की कहा, रोजगार के अवसर के लिए कहा। मोदी जी ने विकास का एक बहुत बड़ा एजेंडा रखा। लेकिन ऐसे चुन के आने के बाद तो मोदी जी बोलेंगे कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, लेकिन भारत के आर्थिक संकट तो भारत को ही मालूम। मोदी जी के साथ कोई बड़ी टीम नहीं है, मोदी जी के आर्थिक कार्यक्रम बराबर चले नहीं, मोदी जी जो जो सपना देखते थे वो सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन हम लोगों को ये बताने में ज्यादा विफल रहे ये दिखेगा, क्योंकि केवल आलोचना करने से काम नहीं होता, आपको पर्याय भी देना पड़ेगा। जैसे आपने पर्याय दिया कि मैं स्कूल अच्छी दूंगा, मैं रोजगार के अवसर दूंगा, मैं नॉन करप्ट गवर्नमेंट दूंगा, तो लोगों ने भरोसा किया। और मेरे मुझे लगता है 3/4 मेजोरिटी की तरफ जा रहे हैं वो। 117 में से 92 और 3 सीटें उनकी लीड भी कर रही है, तो 95 हो जाएगा, तो ये तो रिकॉर्ड है। और ऊपर से मैं कोई उसका समर्थक तो नहीं हूं अरविंद केजरीवाल का, लेकिन उन्होंने जहां जहां चुनाव लड़ा वहां वहां अपना असर छोड़ा। लेकिन जैसे आप और तृणमूल तृणमूल ये दोनों ने गोवा में अपना प्रेजेंट बताया, और कई जगह आपके कैंडिडेट के वजह से यूपी में एसपी के कैंडिडेट को हार करनी पड़ी। तो ये सब चीजें मायने रखती है। लेकिन एनसीपी और शिवसेना जाके लड़ी, और वो तो नोटा से भी कम है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी ने ये 2014 में कहा था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आज ऑपोजिशन मुक्त भारत हो रहा है रिगार्डिंग कांग्रेस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई कहीं मुक्त उक्त तो होता नहीं। लोग समस्या वही रहती, पर्याय बदलते रहते। हाँ, वो बीजेपी को बीजेपी ने बोला था, उसके बाद भी तो सरकारें आई। हाँ, छत्तीसगढ़ में सरकार है उनकी, हाँ पंजाब में सरकार थी, मणिपुर में थी, और सरकारें तो आती रहती। अभी उनकी मध्य प्रदेश में भी सरकार आई थी, उनकी गुजरात में भी आ गई थी, अब वैसे गोवा में भी आ गई थी। लेकिन अभी तो वो 20 सीटें आ रही है, तो उन्होंने जो कुछ किया उसको लोगों ने सबने माफ कर दिया, ऐसा भी लगता है। चलो, अब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगा, साफ चतुरी सरकार चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जनता का फैसला ये फाइनल बोलकर अब सबने उसको लेना चाहिए। समय तो अपने साथ चले जाता। अभी 24 के चुनाव के बाद पहले ही 5 राज्यों के और चुनाव हुए, नए जोश से उतरना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में नेता की कमी है, संगठन की कमी है, और नया युवा नेतृत्व वो ला नहीं रहे, ये उनकी चिंता है।
और वो चिंता से वो बाज नहीं आ रहे। तो अब कैसा करे मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को आगे भविष्य अच्छा है, लेकिन उनकी भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ना। ये लोग चुनाव में अभी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, कांग्रेस को वोट परसेंटेज बहुत कम आया, तो वो भी एक चिंता की बात है। और लेकिन मायावती जी ने अपना वोट परसेंटेज कायम रखा, जिसके वजह से अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हो गए। मुझे पूछना था, महाराष्ट्र के बारे में पूछना था कि नवाब मलिक इन पर जो एलिगेशंस लगे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस इन्होंने रैली भी की थी, उन्हें डिटेन किया था। उनका ये कहना था कि नवाब मलिक को रिजाइन करना चाहिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, रिजाइन करने से क्या होता है, एक ने रिजाइन किया तो और एलिगेशन लगाएंगे। अब ये एलिगेशन लगाएंगे, लोग रिजाइन ही करते रहेंगे क्या? हाँ, अभी उन्होंने केवल चार्जेस लगाए हैं। अब मुझे एक बताइए, 22-20 साल तक ये सोए हुए थे क्या? एनआईए ने कभी इंक्वायरी में लिया नहीं। कहीं तो भी किसकी तो भी जमीन खरीदी है, जमीन किसी और की है, और जो बेचने वाला है वो बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। और जब खरीदी तब ये कानून भी नहीं था, तो उसमें कानूनन बहुत सारी चीजें हैं कि नवाब मलिक जो आर्गुमेंट कर रहे हैं या हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज पूरी की पूरी विपक्ष महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए यूज की जा रही है, या विपक्ष को परेशान करने के लिए की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसा है कि हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था और बीजेपी और हमारा अलायंस सत्ता में भी आ गया था, लेकिन सीएम के जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे सीएम पोस्ट को, वो हमने माना, उन्होंने नहीं माना। तो हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। तो इसका बदला लेने के लिए अमित शाह जी ज्यादा नाराज है और पूरा बदला लिया जा रहा है। तो ऐसे बदले लेने की राजनीति में ये लोगों को अनिल देशमुख हो गया, संजय राठौड़ हो गया, या हमारे नवाब मलिक हो गया, ये परेशान हो रहे हैं, जेल में भी रहना पड़ रहा है। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है जिससे उन्हें देशद्रोही और ये और वो बोल के ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। तो अभी के चुनाव के रिजल्ट कोई भी आए, लेकिन महाराष्ट्र के हद तक बीजेपी वालों के प्रति जो आक्रोश है वो चुनाव में आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि बीजेपी ने कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया। बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी है, किसान बहुत तकलीफ में है, व्यापारी बहुत तकलीफ में है, बिजली का बहुत बड़ा संकट है और महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, लोग तकलीफ में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष यहाँ पर देखिए ना आप, पिछले 2 दिन से कोई उन्होंने पेन ड्राइव लेके आए, ये आए वो आए, तो ये सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही। अगर असेंबली का सेशन है तो आप ग्रिल करो, सरकार को ग्रिल करो, अपने पास बहुत अच्छे मुद्दे लेकर आओ, अभ्यास करो, जनता को रिलीफ दिलाओ। मैं तो सरकार में हूं और सरकार के अफसरों के खिलाफ झगड़ते रहता हूं, सरकार की नीतियों के खिलाफ झगड़ते रहता हूं, पर मुझे कभी मेरे साथ कोई बीजेपी वाला दिखता नहीं है। ये भी तो चिंता की बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। चलो, थैंक यू राधिका जी। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.